तो हमने जो डिस्कशन करा लास्ट लेक्चर में वो हमने करा व्हेन टू अप्लाई द कंप्लायंस प्रोसीजर। अगर आपको याद हो तो हम एक बार छोटा सा रिकॉल लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। हमने अभी तक पढ़ा लास्ट जहां से हमने चालू करा, जिससे कि हम लोग वापस से जो है अपने टॉपिक पर आ सके। जो रिकॉल बार बार आपको इसलिए कराना जरूरी होता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, एक चीज बड़े अच्छे से समझें। आपको किसी भी टॉपिक को अगर आपको लगता है जैसे चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो चैप्टर नंबर 3 आपको ऐसा लगेगा बीच में कई बार कि यार मतलब बहुत होच पोच हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कहाँ थे चालू किया कहाँ पे खत्म करा, क्या चल रहा है। ऐसा बहुत बार होगा, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा होता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आप लोग बार बार टॉपिक को पीछे जाके रिकॉल नहीं करते। आप बार बार ये रिकॉल करते रहें कि आप पूरा कंटेंट मत पढ़िए। रिकॉल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरा कंटेंट दोबारा पढ़ना है, नहीं नहीं। रिकॉल करने का मतलब है कि आप बस ये फाइंड आउट करते रहे बीच बीच में कि कौन कौन से टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़े या कौन कौन से चैप्टर्स टॉपिक इस चैप्टर में हैं। तो आपको जब तक टॉपिक का ओवरव्यू रहेगा ना, तो भी आपको लिंक रहेगा। जैसे अभी हम लोग लास्ट क्या पढ़ रहे थे, आपको शुरू में मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, जस्ट वैसे हमने ये टॉपिक बिल्कुल लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, फिर भी रिकॉल करा रहा हूं, और इस चैप्टर के एंड होने तक हम लोग कई बार डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर का बेसिक पर्पज है आपको दो चीजें पढ़ाना, एक तो डॉक्यूमेंटेशन और एक ऑडिट एविडेंस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, जैसा आपको याद होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बहुत छोटी सी एक्सरसाइज होती है। चैप्टर 2 में हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद जो हमारा ऑडिट का स्टेप होता है वो पहला होता है, या हम वैसे बात करें तो स्टेप नंबर 3, और अगर प्लानिंग के बाद बात करें तो स्टेप नंबर 1 रिस्क असेसमेंट, दूसरा कंप्लायंस, और थर्ड सब्सटेंटिव। कंप्लायंस आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में, यहाँ पे नहीं पढ़ना। सब्सटेंटिव पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 और 9 में, यहाँ नहीं पढ़ना। तो बेसिकली हमें रिस्क असेसमेंट इसमें पढ़ना था, लेकिन रिस्क असेसमेंट कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। आपने नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया, रिस्क असेसमेंट हो जाता है। नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया, रिस्क असेसमेंट हो गया। बहुत बार हमने डिस्कस करा पहले भी कि रिस्क असेसमेंट करने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच यू आर ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी, दैट्स अ प्रोसेस व्हाइल यू आर ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ बिजनेस, द रिस्क असेसमेंट ऑटोमेटिकली हैपेंस, राइट। तो इट्स एन एक्सरसाइज which happens or which performed automatically when you are obtaining the knowledge of business, so you must understand it. So risk assessment is not an exercise at all. चैप्टर 3 का पर्पस आपको रिस्क असेसमेंट पढ़ाना नहीं है। चैप्टर 3 का पर्पस है आपको दो चीजें पढ़ाना, डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस। डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ लिया, एविडेंस, अब एविडेंस क्या होता है ये हमने पढ़ा, एविडेंस का मीनिंग क्या है ये हमने पढ़ा, एविडेंस कैसे लेने हैं ये हमने पढ़ा। अब हम क्यों बीच में ये तीन ऑडिट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस, क्योंकि आप इन तीनों प्रोसेसेस में ही ऑडिट एविडेंस लेंगे। यानी ऑडिट एविडेंस जो लेना है वो आपको तीन प्रोसेसेस लगाकर लेते हैं, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव, करेक्ट। तो जब तक आपको इन तीनों प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा आप कैसे करेंगे। हमने आपसे कहा कंप्लायंस के बारे में डिस्कस करना है चैप्टर 4 में, करेक्ट, करना है, बहुत सारा डिस्कस करना है। सब्सटेंटिव पर डिस्कशन करना है चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में, बट स्टिल वी नीड एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ ऑल दी थ्री प्रोसीजर्स, स्पेशली कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में तो बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं। और इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज कंप्लायंस प्रोसेस। जैसा आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको नजर आएगा व्हाट इज द कंप्लायंस प्रोसेस, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। और उसके नीचे हमने कंप्लायंस प्रोसेस के बारे में ही कुछ चीजें पढ़ना चालू करा, जैसे कंप्लायंस प्रोसेस का मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद छोटे छोटे सब टॉपिक्स में इसकी हेडिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है ए, यानी हमारा जो दूसरे नंबर का टॉपिक चल रहा है विच इज कंप्लायंस प्रोसीजर। उस कंप्लायंस प्रोसीजर में हमने मीनिंग ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर पढ़ा। आगे हमने इसी में क्या पढ़ा, व्हेन टू अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर, यानी आपको किस समय, यानी व्हाट शुड बी द राइट स्टेज ऑफ अप्लाइंग द कंप्लायंस प्रोसीजर, व्हाट शुड बी द राइट स्टेज ऑफ अप्लाइंग द कंप्लायंस प्रोसीजर। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि आपको कंप्लायंस प्रोसेस एक तो रिस्क असेसमेंट के जस्ट बाद लगाना है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट जब आपने करा तो उस रिस्क असेसमेंट में आपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब आपने नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया तो उस समय आपको नॉलेज ऑफ बिजनेस लेते समय आपको रिस्क इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। नो डाउट जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको कंप्लायंस प्रोसेस में पता चलेगा, उतना अच्छा आपको नहीं पता चल सकता जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, ये हम बात अग्री करते हैं। पर रिस्क असेसमेंट के लिए आपने नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया होगा, लाजमी सी बात है, रिस्क असेसमेंट बिना नॉलेज ऑफ बिजनेस के नहीं हो सकता। सो व्हेन यू ऑब्टेन्ड नॉलेज ऑफ बिजनेस, व्हेन यू ऑब्टेन्ड नॉलेज ऑफ बिजनेस,
सो इन दैट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस थोड़ा बहुत तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता चला होगा। जब हम नॉलेज ऑफ बिजनेस लेते हैं तो बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चलता है। जब हम नॉलेज ऑफ बिजनेस लेते हैं तो बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चलता है, मतलब सब कुछ पता चलता है, ठीक है। यानी आपको उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी पता चला होगा। तो उस समय जो आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता चला, उस समय जो आपका इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट था वो था कि इंटरनल कंट्रोल्स आर रिलायबल, और मैं इसे चेक करना चाहता हूं क्योंकि मैं इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करके अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिजाइन करूंगा। इसलिए मैंने इंटरनल कंट्रोल को चेक करा, फिर उसके बाद सब्सटेंटिव लगाया। सब्सटेंटिव में मुझे अगर एविडेंस नहीं मिले तो मुझे फिर से इंटरनल कंट्रोल को चेक करने पीछे आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं बचा था। तो इस तरीके से हमने सब्सटेंटिव कंप्लायंस, फिर सब्सटेंटिव, फिर वापस से कंप्लायंस लगाया। खैर, दूसरी बात करते हैं कंप्लायंस प्रोसेस के बारे में। इट इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जैसा आपको पहले समझाया था, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलें, आप कंप्लायंस प्रोसीजर बोलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल या कंप्लायंस प्रोसीजर एक ही बात है। आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल की जगह टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी बोल सकते हैं। आप टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल बोलें, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलें, आप कंप्लायंस प्रोसीजर बोलें, दो बातें क्या है? पहला नेचर, दूसरा एक्सटेंट। ये नेचर एंड एक्सटेंट क्या होता है कि मुझे क्या चेक करना है और कितने एक्सटेंट तक चेक करना है। देखिएगा ध्यान से, पहले नेचर की बात करते हैं। इन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी जिस समय आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा रहे हैं, यानी कंप्लायंस प्रोसीजर लगा रहे हैं, ऑडिटर शेल। अब देखिएगा कितनी सुंदर बात लिखी हुई है नीचे, दो चीजें हैं, ऑडिटर शेल। पहला ए पॉइंट क्या लिखा हुआ है? परफॉर्म। अब जरा पीछे से हम लोग लिंक करते हुए चलेंगे। परफॉर्म इंक्वायरी प्लस अदर प्रोसीजर्स सच एज इंस्पेक्शन। पीछे हम लोगों ने ऑडिट करने के लिए जो एविडेंस लेने के तरीके हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने कहा था कि आप इसी चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, ऑडिट एविडेंस लेने के तरीके। तो उस समय ये समझाया था कि ये जो आपने 6 या 7 मेथड्स पढ़े हैं एविडेंस लेने के, ये 7 मेथड्स जो हैं, वो 7 मेथड्स आप 3 जगह लगाएंगे, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव। लेकिन कौन सा मेथड आपको कौन से वाले में लगाना है, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय ऑडिटर। आपको कौन सा वाला किस में लगाना है, यानी आपको इंक्वायरी रिस्क असेसमेंट पे लगानी है, कंप्लायंस पे लगानी है, सब्सटेंटिव में लगानी है, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय ऑडिटर। ये आपकी चॉइस है। इसीलिए हमने यहां पर भी क्या करा, जब आप कंप्लायंस लगा रहे हैं तो ये समझे कि साथ में से आप कौन सा मेथड लगाएंगे हमें नहीं पता। लेट इट टू बी डिसाइडेड बाय ऑडिटर, हमारा रोल खत्म कर देते हैं। यानी ऑडिटर को हमने कहा, एंटिटी को हमने मना कर दिया, ऑडिटर को हमने कहा कि आप डिसाइड कीजिए। मैंने आप पर छोड़ दिया दैट व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग ऑडिट और व्हेनेवर यू विल परफॉर्म एन ऑडिट, आपको डिसाइड करना है। लेकिन इंक्वायरी इज वन ऑफ द टेक्निक विच इज टू बी अप्लाइड, इंक्वायरी तो आपको देखो लगानी पड़ेगी, इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल जो है वो दिखता नहीं है। इंटरनल कंट्रोल सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ कंट्रोल कैन नेवर बी सीन, राइट। ये वो चीज है जिसे आप सिर्फ महसूस करेंगे, जिसे छूकर नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो ऐसे में आपको इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, इसका एग्जिस्टेंस एंटिटी के एम्प्लॉय से बात करके, उनके डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स एम्प्लॉय से बात करके पता चलेगा। आपके पास और कोई तरीका नहीं होता। आप इस बात को जरा समझिएगा। यानी ऑडिटर हैज टू इंक्वायर। हाँ, इसके अलावा जो है इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी जो मेथड्स हैं आपको लगाना है आप लगाएं। अगर आपको लगता है उस ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए उन मेथड्स को लगाने की जरूरत है तो। दूसरा, डिटरमाइनिंग और डिटरमाइन वेदर। अब यहां से आपको क्या समझना है,
डिटरमाइन वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर एज इवेल्युएटेड। इस पहले वाले पर हम वापस जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हमने बीच में छोड़ा। इवेल्युएटेड डिपेंड्स अपॉन अदर इंटरनल कंट्रोल्स, यस और नो। जो इंटरनल कंट्रोल आपने चेक करे, क्या वो इंटरनल कंट्रोल कोई दूसरे इंटरनल कंट्रोल, सेम एंटिटी की बात कर रहे हैं, यानी क्या कोई इंटरनल कंट्रोल जिसको हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे चेक नहीं करते, सैंपलिंग करते हैं, हो सकता है कुछ इंटरनल कंट्रोल्स आपने चेक नहीं करे हो, कुछ को आपने चेक करा हो, तो जिन्हें आपने चेक करा क्या वो इंटरनल कंट्रोल बाकी दूसरे इंटरनल कंट्रोल्स पर डिपेंडेंट है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। खैर, अगर है तो क्या करना है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। वापस यहाँ आते हैं, हमने कहा ऑडिटर शैल परफॉर्म इंक्वायरी और अदर प्रोसीजर्स सच एज इंस्पेक्शन। क्या ही के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, टू ऑब्टेन। अब यहां से आपको कंप्लायंस प्रोसेस का रियल जो कंटेंट है वो समझ में आएगा। टू ऑब्टेन एविडेंस, किस चीज के लिए एविडेंस लेना चाहते हैं हम लोग, टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, टू ऑब्टेन एविडेंस, या पूरा हम लिख देते हैं यहां पर, बीच में पॉइंट्स बना देता हूं मैं, टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट किस किस चीज के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस of internal control system. Second, consistency, how internal controls were applied, कंसिस्टेंसी, मैं अभी आपको सारे समझाऊंगा एक एक करके। कंसिस्टेंसी विद विच, सारे पहले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग लिंक करते हुए चलेंगे तो सारे लिखे हुए होने चाहिए। विद विच दे वर अप्लाइड, बाय whom and by whom and by what means, by whom and by by whom and by what means they were applied। मतलब ये कि अब चार चीजें समझिएगा। इंटरनल कंट्रोल जब हम चेक करते हैं या इंटरनल कंट्रोल हम लोग जब लगाते हैं, तो उस इंटरनल कंट्रोल को लगाते समय मैनेजमेंट ने ये इंश्योर किया होगा कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली डिजाइंड हो, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड हो। अब जरा छोटी छोटी बातें समझिएगा। हम जब इंटरनल कंट्रोल को चेक करने बैठते हैं, यानी जिस समय हमने कंप्लायंस प्रोसीजर लगाया, तो उस कंप्लायंस प्रोसीजर को लगाते समय या उस कंप्लायंस प्रोसीजर को लगाने में हमने इंटरनल कंट्रोल को चेक करा। और क्या चेक करा कि इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है। देखिए, हमने आपको कहा था ऑडिट एविडेंस पढ़ते ही जो काम करो सबका एविडेंस लो। मैं ऐसे बोलूं कि ऑडिटर को कंप्लायंस प्रोसेस लगाते समय चार चीजें चेक करनी है और उनका एविडेंस लो, या मैं ऐसे बोलूं कि इन चीजों के लिए एविडेंस लो, एक ही बात है। हम कोई भी काम करते हैं, हम ऑडिटर हैं, हम चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, हम जो भी काम करते हैं एविडेंस लेते हैं। अगर हमने कंप्लायंस प्रोसीजर लगाया है और कंप्लायंस प्रोसीजर में हमने इंटरनल कंट्रोल चेक करा है, तो उस कंप्लायंस प्रोसीजर में इंटरनल कंट्रोल को चेक करते समय हमें इंटरनल कंट्रोल की चार चीजों के बारे में ऑडिट एविडेंस लेना है। इंटरनल कंट्रोल की चार चीजों के बारे में ऑडिट एविडेंस लेना है। पहला क्या, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या आपका इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली करता है या नहीं, यानी जैसा आप जिस पर्पस के लिए क्यों लगाया इंटरनल कंट्रोल आपने लगाया जिससे कि हम लोग उस इंटरनल कंट्रोल से जो हमारी एंटिटी में मिस स्टेटमेंट्स, फ्रॉड्स एंड एरर्स, उनको प्रिवेंट कर सके, यानी उन्हें होने से रोक सकें, और अगर वो हो जाएं तो उन्हें डिटेक्ट करके हम करेक्ट कर सकें, तो उन्हें हम प्रिवेंट कर सकें और उन्हें हम डिटेक्ट करके करेक्ट कर सकें। ये हमारा एक पर्पस है इंटरनल कंट्रोल को लगाने का। अब जरा सोचिए, इंटरनल कंट्रोल अगर यही काम नहीं कर पाए तो फायदा क्या उस इंटरनल कंट्रोल का,
यानी ऑडिटर को सबसे पहले चेक करना है कि जो इंटरनल कंट्रोल लगाया गया वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, और इफ इट इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली तो हमारे लिए वो इंटरनल कंट्रोल काम का नहीं रह जाता। इसीलिए हम लोग इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं और उसके लिए ऑडिट एविडेंस लेते हैं। दूसरा, हाउ इंटरनल कंट्रोल्स वर अप्लाइड, यानी इंटरनल कंट्रोल को किस तरीके से लगाया गया, कैसे लगाया गया, मतलब कैसे इंप्लीमेंट किया गया, क्या इंप्लीमेंट उनको डिस्क्रीट फेज में किया गया, एक साथ सारे इंटरनल कंट्रोल लगाए, ग्रेजुअल। देखें आप समझे, यहां एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, इस दुनिया में किसी भी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल किसी भी लेवल पर परफेक्ट नहीं होता। इंटरनल कंट्रोल लगाना एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी एक्सरसाइज है विच कंटिन्यूज, इंटरनल कंट्रोल लगाना या इंप्लीमेंट करना एक इस तरह की एक्सरसाइज है विच कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विच इज लाइक आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया और इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा, लगना ही चाहिए कि जो इंटरनल कंट्रोल हमने लगाया है वो इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस में चेंजेस होते रहेंगे, जो एंटिटी की सरकमस्टेंसेस हैं वो बदलती रहेंगी और आपको एंटिटी की सरकमस्टेंसेस के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल में चेंज करना होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एंटिटी का जिसमें इंटरनल कंट्रोल चेंज होता रहता है, चेंज होता रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो हमारी सरकमस्टेंसेस हैं उनके हिसाब से चेंज होना चाहिए, उन सरकमस्टेंसेस के हिसाब से वो कंट्रोल होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के साथ साथ कि इंटरनल कंट्रोल कैसे लगाया, किसने अप्लाई, कैसे अप्लाई किया, कंसिस्टेंसी विद विच देवर अप्लाइड, यानी जो इंटरनल कंट्रोल की कंसिस्टेंसी थी, यानी शुरू में जितना, कई बार क्या होता है जब आपने इंटरनल कंट्रोल नया नया लगाया तब वो इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है, आप भी बड़े एक्टिव होते हैं और आप इंटरनल कंट्रोल को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं उसका कि यार वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं इंटरनल कंट्रोल हमारे सारे फ्रॉड्स एंड एरर को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं, वो देखते हैं। अब शुरू में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन जब हम लोग उस इंटरनल कंट्रोल के यूज टू हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इंप्लॉइज को तो मौका चाहिए होता है, उनको जैसे ही पता चला कि आपने इंटरनल कंट्रोल पर अपना जो है कंसंट्रेशन करना बंद कर दिया, आप इंटरनल कंट्रोल को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जो है कर रहे हैं यूज, तो इन दैट केस दे यूज टू लाइक इंटरनल कंट्रोल को फॉलो करना बंद कर दिया, उसका वायलेशन करना चालू कर दिया एंड सो ऑन, इस तरह की कुछ चीजें वो लोग करने लग जाते हैं। तो हम आपसे क्या चाहते हैं कि आप ये भी चेक करें कि क्या जो इंटरनल कंट्रोल लगा वो उतनी कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहा था या नहीं जैसी कंसिस्टेंसी उसके बिगनिंग में थी। एंड द लास्ट, बाय हुम एंड बाय व्हाट मींस दे वर अप्लाइड, कैसे लगाए गए, किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल को आपने अप्लाई करा, उसका मेथड क्या था, क्या किसी जो एक्सपर्ट्स को हमने अपॉइंट करा नहीं करा इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए, क्या जिस इंटरनल कंट्रोल को जिसने डिजाइन करा वो उस एरिया में एक्सपर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स हैं, दो they were supposed to be applied by chartered accountants or some person having the quality और हैविंग एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस एरिया। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपने अपॉइंट करा, किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को अपॉइंट करा, आपकी टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऐसी मार्केटिंग के इंटरनल कंट्रोल्स नेचुरली इट सपोज टू बी अप्लाइड बाय और डिजाइन बाय दोज जिनको मार्केटिंग फील्ड का बहुत अच्छे से नॉलेज हो, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो ये देखना जरूरी है, यदि अच्छे ऐसे लोगों ने लगाया तो यू कैन ट्रस्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रस्ट। अच्छा, वापिस यहाँ चलते हैं। जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल चेक करें, यू फाउंड, इफ यू फाउंड कि इंटरनल कंट्रोल्स जो हम लोगों ने इवेलुएट करे दे आर डिपेंडिंग अपॉन द अदर इंटरनल कंट्रोल्स, क्या वो दूसरे इंटरनल कंट्रोल्स पर अगर डिपेंडेंट है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर है तो हमारे लिए अब एक परेशानी का विषय ये है, तो आपको टू चेक वेदर टू चेक वेदर इट इज नेसेसरी टू चेक वेदर इट इज नेसेसरी about sorry necessary to obtain evidence about those other internal control system or not, बस इतना ही लिख देते हैं हम लोग, about those internal controls, that's it। यानी आपको यहां पर मैं एक चीज और ऐड करता हूं, डिटरमाइन, क्या मतलब है इसका कि यदि आपने
आपने इंटरनल कंट्रोल को चेक करा और आपको ऐसा लगता है इंटरनल कंट्रोल को चेक करते समय कि जिन इंटरनल कंट्रोल्स को मैंने इवेलुएट करा वो इंटरनल कंट्रोल दूसरे इंटरनल कंट्रोल्स पर डिपेंडेंट है, तो उस इंटरनल कंट्रोल को जो डिपेंडेंट है उसको चेक करने के लिए क्या मुझे अदर इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करने की जरूरत है क्या, और अगर है तो कितना इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करना है। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो बात खत्म हो गई, अगर डिपेंडेंट है तो ये परेशानी आएगी, तो वो एक बार आपको और देखना चाहिए या देखना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और ऐड कर रहे हैं, बड़ी अच्छे से सुनिएगा जरा। एक पॉइंट है मैटर्स मैटर्स दैट ऑडिटर मैटर्स दैट ऑडिटर may consider matters that auditor may consider in determining, ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा पॉइंट है, द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टॉपिक क्या है जरा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, हम पढ़ रहे थे कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसमें हमने ए चीज पढ़ी, व्हेन टू अप्लाई, पहले मीनिंग पढ़ा हमने कंप्लायंस प्रोसीजर का मीनिंग क्या है, फिर हमने पढ़ा व्हेन टू अप्लाई द कंप्लायंस प्रोसीजर, ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कंप्लायंस प्रोसेस कब लगाना है। फिर हम लोग आगे थे इंटरनल कंट्रोल के नेचर एंड एक्सटेंट के ऊपर, कि इंटरनल कंट्रोल को चेक करते समय या कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते समय आपको क्या चेक करना है, उसका एक्सटेंट कितना रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो तीसरी चीज हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि क्या क्या मैटर्स, तीसरी चीज नहीं है बेसिकली, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है इस सेकंड वाला, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसी की बात कर रहे हैं कि जिस समय ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि इंटरनल कंट्रोल के टेस्ट का नेचर और स्कोप क्या रहे, राइट, उसका एक्सटेंट क्या रहे, कितने चेक करूं, तो कुछ बातों को वो ध्यान में रखेगा। जैसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा इसमें, पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, क्या, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस, देखिएगा जरा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय एंटिटी। देखिए अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छी बात क्या है, जिस समय आप ये डिसाइड करें कि मुझे, क्योंकि देखिए सारे इंटरनल कंट्रोल तो आप चेक नहीं कर सकते, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं सारे इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं कर सकता, मैं इंटरनल कंट्रोल लिमिटेड चेक कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं एंटिटी के अंदर और सारे इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर पाना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में वी यूज टू चेक फ्यू इंटरनल कंट्रोल्स, कुछ एक इंटरनल कंट्रोल्स हम लोग चेक करते हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल चेक करूं, कैसे चेक करूं, तो पहले डिसाइड करूंगा कौन कौन से चेक करना है और किस एक्सटेंट तक करना है। उसमें पहला पॉइंट क्या है, अगर आपने तो इंटरनल कंट्रोल लगाए नहीं, इंटरनल कंट्रोल तो एंटिटी लगाती है, आपको तो इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं, लेकिन मैं तो ऑडिटर हूं, मेरे आने से पहले उस एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, मेरे आने से पहले उस एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, तो उस एंटिटी ने अपने लेवल पे भी उस एंटिटी ने अपने लेवल पे भी इंटरनल कंट्रोल्स को बार बार चेक करा होगा। क्योंकि देखिए मैं तो कुछ इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा हूं और उन्हें चेक करने के बाद मैं अपनी ओपिनियन देकर निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो एक बहुत अच्छी चीज है कि मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखता हूं कि आर ओपिनियन इज अ रीजनेबल अश्योरेंस, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ तो मैंने ओपिनियन दी नहीं। तो बहुत ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि हमारी ओपिनियन में तो ये है कि मैंने 100% चेक नहीं करा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते भी हैं दैट वी एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन टेस्ट बेसिस। लेकिन एंटिटी के लिए खुद के इंटरनल कंट्रोल्स का तो रिव्यू करना बेहद जरूरी है। रिव्यू करना बेहद जरूरी क्यों है, आप समझे इस बात को, क्योंकि एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो एंटिटी के यहाँ पे फ्रॉड्स को प्रिवेंट डिटेक्ट करते हैं, और एंटिटी की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि उसके जितने भी फ्रॉड्स एंड एरर हैं वो प्रिवेंट और डिटेक्ट हो। एंटिटी तो चाहती है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, मतलब टोटल फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, यानी फुल्ली फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट होने चाहिए, उसके अंदर एक भी फ्रॉड एंड एरर ना हो, हर एंटिटी ये चाहती है। तो मेरे आने से पहले आप भी तो इतने दिनों तक अपने इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करते होंगे। यदि वो एंटिटी अपने इंटरनल कंट्रोल्स को बहुत रेगुलरली फ्रीक्वेंटली रिव्यू करती है, बहुत अच्छे से रिव्यू करती है, तो आप समझें इस बात को, ये कितनी अच्छी बात है, आपका लोड कम कम हो गया। अगर एंटिटी अपने इंटरनल कंट्रोल्स को रेगुलरली रिव्यू करती है, रेगुलरली सही करती है, तो ये हमारे लिए बड़ी फेवरेबल चीज है। सेकंड सेकंड चीज क्या है,
length of the time during audit period that the auditor is relying on operating effectiveness of controls. मतलब length of time during audit period that the auditor is relying on operating effectiveness of controls. अब जरा पॉइंट को समझिएगा. पॉइंट क्या है कि कितने दिनों के इंटरनल कंट्रोल को, हमारी ऑडिट का जो जनरली ऑडिट पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च जनरली, है ना. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ऑडिट पीरियड जो है वो इतने दिनों का हो, बट सामान्य तौर पे ऑडिट पीरियड जो है हमारा 1 साल का होता है. 1 अप्रैल 2000 जो भी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 एग्जाम्पल के तौर पे. अब इस पूरे इंटरनल कंट्रोल तो पूरे साल भर लगा होगा और एंटिटी जब तक रहेगी इंटरनल कंट्रोल रहेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ इसी पीरियड के इंटरनल कंट्रोल से रेलेवेंस है ना, क्योंकि हमें तो इस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है. आपको उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है, इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन नहीं देना. ये बात बहुत ध्यान रखना अच्छे से, आगे बहुत जगह काम में आएगी. आपको उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है, आपको उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स पर ओपिनियन नहीं देना. इंटरनल कंट्रोल तो हम अपने लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसके बेसिस पर ही इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन दूंगा, क्योंकि मेरा जो सब्सटेंटिव प्रोसेस है, सब्सटेंटिव प्रोसेस मतलब मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस चेक करूंगा, सब्सटेंटिव प्रोसेस मतलब जब मैं उस एंटिटी के ट्रांजैक्शंस चेक करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करूंगा, रिकॉर्ड्स को चेक करूंगा, उसे बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर. ठीक है. मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कितने रिकॉर्ड्स चेक करूं, सैंपल में लग करूं तो कितना सैंपल लगाऊं, 10%, 20%, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्लायंस प्रोसीजर में जब आपने इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे तो इंटरनल कंट्रोल को आपने किस एक्सटेंट तक चेक करा और उन पे रिलायंस कितना था, क्योंकि उस पे रिलायंस कितना था इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव कितने. अब उस एंटिटी ने पूरे साल भर या जब से वो एंटिटी बन रही है तब से इंटरनल कंट्रोल उसने लगा रखे हैं. हम सिर्फ उस पीरियड की बात करते हैं जिस पीरियड की मैं ऑडिट कर रहा हूं. मैं ऑडिट कर रहा हूं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020. इस दौरान बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे. मैंने सारे इंटरनल कंट्रोल्स चेक नहीं करे, मैंने सिर्फ थोड़े से इंटरनल कंट्रोल चेक करे, राइट. अब कितने पीरियड के इंटरनल कंट्रोल आपने चेक करे, पूरे 12 महीने के, या कोई भी एक इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो वो इंटरनल कंट्रोल पूरे 12 महीने का चेक करा, 2 महीने का चेक करा, 1 महीने का चेक करा, 6 महीने का चेक करा, आपने कितने पीरियड का इंटरनल कंट्रोल चेक करा, ये हमारे लिए चेक करना बड़ा जरूरी है. क्योंकि देखिए आप जितने ज्यादा बड़े पीरियड के इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल कंट्रोल जितने ज्यादा पीरियड के चेक करेंगे आपके लिए रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा. जैसे मैं पूरे 12 महीने के चेक कर रहा हूं, यानी मैंने सैलरी पे इंटरनल कंट्रोल देखा. अब सैलरी का जो इंटरनल कंट्रोल है पूरे 12 महीने का देखा, तो 12 महीने का इंटरनल कंट्रोल अगर मैंने चेक करा और वो 12 महीने का अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है तो मेरे लिए क्या माना जाएगा कि वो मेरे लिए तो अच्छी बात है कि अब मैं उस इंटरनल कंट्रोल पर ब्लाइंडली बिलीव कर सकता हूं. मान लीजिए यही सैलरी पे जो इंटरनल कंट्रोल है मैंने 3 महीने का देखा होता है, अप्रैल में और जून का, या लास्ट के 3 महीने का, या कोई से भी 3 महीने का, तो मुझे कहीं ना कहीं एक डाउट रहता कि यार उस 3 महीने के पीरियड का इंटरनल कंट्रोल तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं बाकी का जो 9 महीने का पीरियड है उसमें वो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं, उसको लेकर आपके मन में डाउट रहता. इसीलिए इसीलिए हमने क्या बोला कि उस टाइम पीरियड की लेंथ देखो जिसका आपने इंटरनल कंट्रोल चेक करा है. तीसरा, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल. मतलब जब आपने देखो, मैंने आपको क्या कहा था आज के लेक्चर में, हमने एक चीज क्या कहा था, बिल्कुल बिगनिंग हुआ जब हमारा लेक्चर, ऐसा नहीं होता कि जिस समय आप नॉलेज ऑफ बिजनेस ले रहे हैं तो आपको उस बिजनेस नॉलेज की बिजनेस की नॉलेज लेते समय इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं पता, भले ही आपने उन इंटरनल कंट्रोल्स को अभी चेक नहीं करा, ठीक है, भले ही आपने अभी तक कंप्लायंस प्रोसेस नहीं लगाया, बट जिस समय आप बिजनेस की नॉलेज ले रहे हैं उस समय ये कहना कि मुझे
इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं पता चला या कुछ भी नहीं पता, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो आपको पता चला ही होगा उस इंटरनल कंट्रोल के बारे में। एक बात को आप हम यहां समझते हैं, यानी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू नो नथिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स आफ्टर ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ बिजनेस। अब चूंकि जब आपने नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया तो आपने सभी चीजों के लिए जानकारी लिया, आपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में पूरी नॉलेज ली, थोड़ा बहुत जितना भी आपको पता चला। अब उस समय जो इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, उसमें आपके उसको कंपेयर करेंगे हम जब एक्चुअल इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है नॉलेज ऑफ बिजनेस लेने के बाद में इंटरनल कंट्रोल के बारे में, नॉलेज ऑफ बिजनेस लेने के बाद में इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। नॉलेज ऑफ बिजनेस लेने के बाद में अगर आपको लगता है कि यार जो नॉलेज ऑफ बिजनेस मैंने ली उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है, ठीक है, तो लाजमी सी बात है आप ज्यादा इंटरनल कंट्रोल चेक करना चाहेंगे। और अगर आपको नॉलेज ऑफ बिजनेस जब आपने लिया तभी आपको लगा, वो ना एक बचपन में कहावत सुनी होगी, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये कुछ ऐसा ही है। नॉलेज ऑफ बिजनेस जब आपने ली तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता चला ही होगा। यदि उसी समय आपको लगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग लग तो रहे, तो लाजमी सी बात है यू वुड लाइक टू चेक और इवेलुएट लेस नंबर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स और वाइस वर्सा। तो वो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, पॉइंट नंबर डी, रिलायंस रिलायंस एंड reliability of the audit evidence obtained regarding the operating effectiveness of controls at the assertion level। मतलब ये कि आपने इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए जो एविडेंस लिए अब तक जो अवेलेबल है, अब तक ये ना रिलायंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इंटरनल कंट्रोल को कंप्लायंस प्रोसीजर का जब हम लोग एक्सटेंड डिसाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहां आप एक बात समझिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और कई जगह काम में आएगी। जब हम लोग किसी भी चीज का स्कोप डिसाइड करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपने पहले दिन जो स्कोप डिटरमाइन कर लिया मैं उसी में अटक गया, उसके बाहर, मतलब मैंने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं ये 15 इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा या 20 इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा या 25 इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा, तो मैं उसके बियॉन्ड ही नहीं जाना चाहता या मैं उसके बियॉन्ड जा ही नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं रहे बिल्कुल भी, इट इज नॉट पॉसिबल। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं उसके बियॉन्ड जा ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। आप जा सकते हैं, बिल्कुल उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं कुछ नई चीजें आपके सामने आएंगी। अब जो नई चीजें आपके सामने आ रही हैं उनके बेसिस पे हो सकता है आपको अपने स्कोप को कम या ज्यादा करना पड़े। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि कोई बैच ऐसा होता है जिसके बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कोई बैच ऐसा होता है जिसके बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर कम होती है, ये ह्यूमन नेचर है ना। तो हम अपना लेवल शुरू में डिसाइड करके रखते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड लेवल बना लिया, हर टीचर अपना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये पढ़ाना है और इस पेस में पढ़ाना है और इस फ्लो में पढ़ाना है। कंटेंट पूरा हम लोगों को दिमाग में सेटेड, स्कोप हमने बना रखा है कि इस ऑडिट, जैसे मैं ऑडिट पढ़ाता हूं तो ऑडिट में कि मुझे चैप्टर 1 से लेके 13 तक पढ़ाना है, उसमें ये कंटेंट पढ़ाना है, पहले ये पढ़ाऊंगा फिर ये पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद में ये सीक्वेंस में आएगा, इस तरीके से हम लोग डिसाइड करके रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम बैच में गए, स्टार्ट करा पढ़ाना और पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिनों बाद, एक दो चैप्टर के बाद में हमें लगा कि इन बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हम लोग है ना, चूंकि वो हमारी बातों को जल्दी जल्दी कैप्चर कर पा रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा बहुत मेहनत उस पर एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ रही है, कोई एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगानी पड़ रही है, जो हम बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो शायद मैं सोच रहा था कि 2 घंटे में बच्चों को समझ में आएगी, लेकिन उस बैच में 20 मिनट में समझ में आ गई। तो हम लोग अपना स्कोप बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, मतलब बच्चों को और क्योंकि टाइम कम लगा तो एक्स्ट्रा चीजें और बताने लग जाते हैं जो सिलेबस के हिसाब से भले इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन जनरल नॉलेज, राइट।
ऑडिट से रिलेटेड जनरल नॉलेज, जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, बट जनरल नॉलेज, राइट, वो हम बताने लग जाते हैं। और अगर हमें कहीं लगता है बच्चों को टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, हम जितना समझाना चाहते हैं, फिर हमें उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, हमारा स्कोप बियॉन्ड चला गया, उन्हें फिर ऐसी भी चीजें बतानी पड़ती हैं जो बहुत बेसिक है, जिसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम कोई चीज चैप्टर 1 में बता चुके, तो अब उसको बार बार चैप्टर 2, 3, 4 में नहीं बताना चाह पाते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि चैप्टर 1 में डिस्कस करा, 2 में भी डिस्कस कर लिया, कोई चीज होगी जो 3 में डिस्कस कर लिया, अब जो आप चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं वो आगे 10 जगह काम में आएगा। लेकिन हमें क्लास में लगा कि बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर थोड़ी कम है, वीक है थोड़ा सा बच्चों का ग्रेस्पिंग पावर, तो फिर हमें वो चीज जो हम चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं वो जितनी बार आगे आती है उतनी बार हमें बार बार बतानी पड़ती है, तो इसको बढ़ाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है, आज जब हम लोगों ने अपने कंप्लायंस प्रोसेस को स्टार्ट करा उस समय हमने स्कोप को डिटरमाइन करा, फाइनलाइज करा कि व्हाट शुड बी द स्कोप ऑफ ऑडिट, राइट, व्हाट शुड बी द स्कोप ऑफ कंप्लायंस प्रोसेस। लेकिन अगर आपने जब इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना चालू करा या इंटरनल कंट्रोल्स को हमने चेक करा, तो हमें पता चला कि यार इंटरनल कंट्रोल जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा बेटर है, और ज्यादा बेटर है, तो हम हो सकता है अपने स्कोप को कम कर दें, आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल आप चेक करते जा रहे हो उनकी रिलायबिलिटी के लिए जो आपको एविडेंस मिल रहे हैं या उनके जो एविडेंसेस आपको मिल रहे हैं वो कितनी रिलायबिलिटी शो करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी का लेवल क्या है, उनकी जो एविडेंस है उनके ऊपर कितना रिलाय किया जा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस is obtained from test of other controls। यानी ऊपर वाले पॉइंट से काफी हद तक मिलता जुलता पॉइंट है कि आप इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो, तो जब मैंने कोई इंटरनल कंट्रोल चेक करा तो उससे पहले जो इंटरनल कंट्रोल मैं चेक कर चुका उनके लिए मुझे ऑडिट एविडेंसेस कैसे मिले। यदि मान लीजिए आपने 15 इंटरनल कंट्रोल चेक करे, अब 16वां चेक कर रहे हैं, 15 को चेक करते समय 15 के लिए आपको प्रॉपर एविडेंसेस मिले, तो और 16वें के लिए नहीं मिले, तो ठीक है, आई कैन टेक इट लाइटली, आई कैन इग्नोर दिस, क्योंकि 15 के लिए इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे, सॉरी 15 के लिए एविडेंसेस बहुत अच्छे मिले उन इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, तो आई कैन स्टॉप द इंटरनल कंट्रोल्स, आई कैन स्टॉप ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस फॉर द सेम, क्योंकि 15 के लिए बहुत अच्छे से मुझे इंटरनल कंट्रोल्स मिले। तो ये हम कर सकते हैं, हमारे पास अलाउड है। लेकिन लेकिन ठीक है, आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंटरनल कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए while obtaining deciding the extent of internal control, while deciding extent of internal control, right। इसके बाद में एक चीज है हमारे पास में, वापस से थर्ड चीज जो आ जाती है, जैसे सी पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, आप भूल नहीं जाएं, इसके लिए बार बार याद दिलाना जरूरी है। अभी हम सेकंड पढ़ रहे हैं कंप्लायंस प्रोसेस, जिसमें आपको कंप्लायंस प्रोसेस का मीनिंग समझाया, फिर समझाया व्हेन टू अप्लाई कंप्लायंस प्रोसेस, फिर हमने बात करी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोसेस, और अब हम बात कर रहे हैं टाइमिंग्स टाइमिंग्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल किस समय एग्जैक्टली लगाना चाहिए। देखें, ऑडिटर शेल टेस्ट कंट्रोल्स फॉर पर्टिकुलर टाइम थ्रू आउट द पीरियड। आप इसको, हो सकता है कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन आए कि सर टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये हमें आपने बताया था व्हेन टू अप्लाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और इसमें और उसमें क्या फर्क है। 2 मिनट में आपको अभी फर्क समझ में आएगा। फॉर विच ऑडिटर, हम जो ऊपर ए पॉइंट में पढ़कर आए थे ये वो नहीं है बिल्कुल भी। इंटेंड्स टू रिलाई ऑन दोज कंट्रोल्स, इसका मतलब क्या है समझें आप। फॉर पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड, ये वो नहीं है, कब लगाएं वो नहीं है। टाइमिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब, या टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब वो नहीं है। वो तो हमने आपको बता दिया कि आप रिस्क असेसमेंट के बाद लगाएंगे, फिर सब्सटेंटिव के बाद में दोबारा से लगाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी। तो ये है कि मैं किस पीरियड के इंटरनल कंट्रोल चेक करूं, पूरे साल भर के इंटरनल कंट्रोल चेक करूं,
या मैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के चेक कर लूँ, फॉर एग्जांपल आप 12 महीने की ऑडिट कर रहे हैं, अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की, तो इन दैट केस व्हाट शैल आई डू? शैल आई चेक द इंटरनल कंट्रोल फॉर दिस थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, और फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, और फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे मुझे अप्रैल मई जून के चेक करने हैं, वो आपको डिसाइड करना है। ये हमने ऑडिटर पे छोड़ा, ऑडिटर को डिसाइड करना है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे नॉलेज ऑफ बिजनेस क्या कहता है एंड एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब इसमें डी पॉइंट आता है, स्पेसिफिक इंक्वायरी बाय ऑडिटर व्हेन deviation in internal control is detected। देखिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए मिस स्टेटमेंट वर्ड प्रयोग नहीं करते हैं। इंटरनल कंट्रोल के लिए मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं होता, डिविएशन होता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में स्टैंडर्ड जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनसे कंपैरिजन किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल है वो और जो एक्चुअल इंटरनल कंट्रोल है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाया और उसके बाद में जब हमें एक्चुअल जो इंटरनल कंट्रोल है उनको हमने चेक करा, तो हमें इवेलुएट करना है कि उनमें और जो स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, जैसे होने चाहिए, उनमें क्या डिविएशन क्या है दोनों के अंदर। और अगर कोई डिविएशन मिलता है, यानी इफ ऑडिटर finds any deviation between actual internal control and standard internal control, ठीक है, तो he should make about दो चीजें हम बात करेंगे। पहला, रीजंस ऑफ इट, कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, एंड डिविएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल से अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स डिविएट करें, स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल से हमारा मतलब है इंटरनल कंट्रोल जैसे होने चाहिए, जैसे होने चाहिए, और जैसे होने चाहिए और एक्चुअल में जो है उन दोनों में डिफरेंस है, तो उसका रीजन क्या है, एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब कि जो इंटरनल कंट्रोल में डिविएशंस आ रहे हैं उन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी उसके रीजन तो क्या है वो हमें ढूंढने ही है। चूंकि डिफरेंस आ रहा है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, यानी चूंकि इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस आ गई, डिविएशन है मतलब वीकनेस है, वीकनेस है तो कहीं ना कहीं तो उसका इंपैक्ट आएगा ना, तो क्या क्या उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी क्या फ्रॉड एंड एरर हो सकता है तो कहाँ कहाँ हो सकता है, वो आपको फाइंड आउट इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एंड अब एक काम की चीज क्या आती है, shall determine shall determine shall determine whether, तीन चीजों की हम बात करते हैं। पहला, टेस्ट ऑफ कंट्रोल that have been performed to provide an appropriate basis for reliance on controls। ठीक है, मतलब जैसे आपको पता चला डिविएशन है, तो जैसे आपको पता चला डिविएशन है, इमीडिएटली आपने उसके रीजंस फाइंड आउट करे और उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कहाँ कहाँ पर उसका इफेक्ट आ सकता है, वो आपने चेक करा। इसके अलावा आपको और क्या डिटरमाइन करना है, द टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट हैव बीन परफॉर्म टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन कंट्रोल। जो आपने इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए कंप्लायंस प्रोसीजर लगाया,
क्या उससे आपको एप्रोप्रिएट बेसिस मिल पाएगा, क्योंकि डिविएशन आ गए। अब डिविएशन आ गए, अगर एक आध इंटरनल कंट्रोल में डिविएशन आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा इंटरनल कंट्रोल्स में डिविएशन है, तो जो इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, क्या वो हमें कंट्रोल के बारे में एप्रोप्रिएट ओपिनियन दे पाएगा, क्या हम रिलाय कर सकते हैं क्या उसके बेसिस पे। पॉइंट नंबर 2। और अगर नहीं, तो क्या एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट आर नेसेसरी, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है क्या। यानी जो इंटरनल कंट्रोल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिनको हमने चेक करा, अब उनमें डिविएशन आया तो हमें कोई एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना पड़ेगा क्या। पोटेंशियल रिस्क ऑफ misstatement, potential risk of misstatement need to be addressed using substantive procedure। मतलब क्या इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने के बाद और इंटरनल कंट्रोल लगाने की जरूरत है, और कौन कौन से ऐसे मिस स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल लगाया उसमें वीकनेस आई। अब चूंकि वीकनेस आई तो हमने कहा था ना रीजन के, वीकनेस ले आई क्योंकि डिविएशन आ रहा है। अब चूंकि डिविएशन आ रहा है तो रीजन के साथ साथ हमने ये भी ढूंढा कि कहाँ कहाँ उसके पोटेंशियल इंपैक्ट है, मतलब मिस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जहां जहां मिस स्टेटमेंट लग रहा है आपको, पोटेंशियल इंपैक्ट आपने देखा, तो आपको जहां जहां मिस स्टेटमेंट्स लग रहे हैं वहां वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उन जगह पर मिस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है तो उसको हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाकर आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप लगाएंगे, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कौन कौन से एरिया, आप शायद मेरी बात समझ पाए कि जब हमने देखा इंटरनल कंट्रोल में डिविएशंस हैं, यानी वो जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं तो इंपैक्ट आएगा ना। तो जहां जहां उसका पोटेंशियल इंपैक्ट आएगा या जहां जहां उसका पोटेंशियल इंपैक्ट आ सकता है, उस एरिया में मिस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो हमें उन मिस स्टेटमेंट है पॉसिबिलिटी तो ढूंढना भी पड़ेगा। तो वो ढूंढेंगे कैसे, जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएंगे। तो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा जिससे आप मिस स्टेटमेंट ढूंढ पाए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम और इसके बात करेंगे, आगे की बातें करेंगे कि और कंप्लायंस प्रोसेस में हमें क्या क्या देखना होता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या क्या करना होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।